नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएससी के Q3 नतीजों की, लेकिन एक बिल्कुल अलग एंगल से। हम इसे सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि इसे एक बिजनेस की दमदार वापसी की कहानी के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लंबी रेस का सोचते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे। ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक एक करके हर पहलू पर बात करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर किसी कंपनी की गहराई में जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि देखिए, किसी भी कहानी की शुरुआत तो आंकड़ों से ही होती है, जो हमें बताते हैं कि बिजनेस में कितना दम है। तो ये देखिए, 62% ये है कंपनी की साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ। और कमाल की बात यह है कि ये लगातार 11वां क्वार्टर है जब कंपनी ने रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया है। मतलब मोमेंटम जबरदस्त बना हुआ है। अच्छा, अब असली मजा तो यहाँ है। रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन मुनाफा देखिए, 176%। ये होता है ऑपरेटिंग लेवरेज का जादू। मतलब बिजनेस का स्केल बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आमदनी रुपया तो प्रॉफिट 2 रुपए से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो सवाल उठता है कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है। देखिए, इसका ब्रेकडाउन काफी कुछ साफ कर देता है। सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 86% की ग्रोथ आई है इनके कोर बिजनेस यानी ट्रांजैक्शन चार्जेस से। साथ ही डेटा सर्विसेज, कोलोकेशन और इन्वेस्टमेंट से हुई कमाई ने भी ग्रोथ को अच्छा सपोर्ट दिया है। नंबर्स तो शानदार हैं, लेकिन इन नंबर्स के पीछे की सोच क्या है? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी और विजन को समझते हैं। देखिए, मैनेजमेंट का फोकस कहाँ है, ये उनके सीईओ के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। वो कह रहे हैं कि हमारा काम टॉप लाइन या बॉटम लाइन बचाना नहीं है, हमारा काम है मार्केट की जरूरत के हिसाब से सर्विसेज देना। प्रॉफिट तो वो तो अपने आप आ जाएगा। ये सोच, ये फिलॉसफी किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। तो इनकी स्ट्रैटेजी कोई एक तरफा नहीं है, ये 4 पिलर्स पर खड़ी है। मार्केट को और बड़ा और गहरा बनाना, कस्टमर्स को खुश रखना, देश में कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करना और एक मजबूत भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट की सोच तो समझ आ गई। अब बात करते हैं उन बड़े मौकों की जो बीएससी के लिए आने वाले सालों में ग्रोथ का इंजन बन सकते हैं, जिन्हें हम बुल केस ड्राइवर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव वो है डोमेस्टिक कैपिटल का उदय। मैनेजमेंट ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि अब वो जमाना गया जब एफआईआईज के पैसा निकालने से मार्केट हिल जाता था। आज हमारा डोमेस्टिक पैसा, हमारे घरेलू निवेशक इतने मजबूत हैं कि वो इन झटकों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये भारतीय बाजार के लिए एक गेम चेंजर है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आंकड़े भी यही बताते हैं। ये चार्ट देखिए, सिर्फ 1 साल में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा लगाने का आंकड़ा 5.25 लाख करोड़ से बढ़कर 7 लाख करोड़ हो गया। ये है वो गहराई, वो मजबूती जिसकी हम बात कर रहे थे। अब आते हैं डेरिवेटिव्स पर। ये कहानी तो वाकई कमाल की है। सोचिए, बस कुछ ही समय पहले, लगभग 2.5 साल पहले, बीएसई इस सेगमेंट में कहीं था ही नहीं, और आज वो एक मजबूत चैलेंजर है। उनके सेंसेक्स ऑप्शंस दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक बन गए हैं। जीरो से यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। और ग्रोथ सिर्फ डेरिवेटिव से नहीं आ रही, इनके पास एक पूरी पाइपलाइन है। एसएमए प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग की रफ्तार तेज हो रही है। स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। एस&पी से डील के बाद 50 नए इंडेक्स लॉन्च कर चुके हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को भी मजबूत कर रहे हैं। मतलब ग्रोथ के कई इंजन एक साथ काम कर रहे हैं। तो ठीक है, ग्रोथ तो आ रही है, पर क्या ये ग्रोथ टिकेगी? इसके लिए समझना होगा कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव मोट, यानी वो कौन सी मजबूत दीवार है जो इसे कंपटीशन से बचाती है। किसी भी एक्सचेंज का सबसे बड़ा मोट होता है नेटवर्क इफेक्ट। इसका मतलब सीधा सा है, जितने ज्यादा खरीदने वाले होंगे उतने ही ज्यादा बेचने वाले आएंगे, और जितने ज्यादा बेचने वाले होंगे उतने ही ज्यादा खरीदने वाले आएंगे। इससे लिक्विडिटी बढ़ती है और प्लेटफॉर्म और मजबूत होता जाता है। बीएसई इसी नेटवर्क इफेक्ट को अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम एक बैलेंस्ड व्यू लें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ बीएसई की मजबूती है एसएमई लिस्टिंग में, जहां वो लीडर हैं। डेरिवेटिव्स में उनकी पकड़ बढ़ रही है, और स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म तो अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी हैं।
कैश मार्केट में मार्केट शेयर अभी भी बहुत कम है। एक बहुत बड़े प्लेयर से मुकाबला है और इंस्टीट्यूशनल भरोसा बनाने में वक्त लगता है। सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू भी होता है। एक अच्छा इन्वेस्टर सिर्फ अच्छी बातें नहीं देखता, वो जोखिम को भी समझता है। तो चलिए अब उन मुश्किलों और चुनौतियों पर भी नजर डालते हैं जो बीएसई के सामने है। तो देखिए, सबसे बड़े जोखिम क्या हैं? पहला, जाहिर है, एनएसई से तगड़ा कंपटीशन। दूसरा, रेगुलेटरी अनिश्चितता, मतलब सरकार या सेबी का कोई नियम बदल जाए जैसे एसटीटी पर, तो सीधा असर पड़ सकता है। तीसरा, ये बिजनेस मार्केट के उतार चढ़ाव पर बहुत निर्भर करता है। और चौथा, टेक्नोलॉजी में लगातार पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप रेस में पीछे रह जाएंगे। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई इस कहानी को लंबे समय तक ट्रैक करना चाहता है तो उसे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? आइए एक चेकलिस्ट बनाते हैं। और ध्यान रहे, ये रोज रोज के स्टॉक प्राइस देखने वाली बात नहीं है। ये वो सिग्नल हैं जो अगले 3 से 5 सालों में बताएंगे कि कंपनी की लॉन्ग टर्म थीसिस काम कर रही है या नहीं। जैसे क्या कैश मार्केट में शेयर बढ़ रहा है, क्या डेरिवेटिव्स में बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, एसएमई लिस्टिंग की रफ्तार कैसी है और क्या ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार हो रहा है। ये है वो असली सवाल। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या बीएसई वाकई एक मजबूत टिकाऊ चैलेंजर बन रहा है, या फिर ये जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ मार्केट की तेजी का नतीजा है, एक साइकिल का टॉप? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि बीएसई की लॉन्ग टर्म कहानी क्या बनती है। अपनी रिसर्च जारी रखें।